दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ रिटन बाय क्लेयर बॉयको। सो बिफोर वी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ चीजें हैं ऑब्वियसली जो हमें ध्यान में रखनी है व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स कि इसमें पूरे जो प्ले है यानी कि ये जो बुक दैट सेव्ड द अर्थ वो क्या है, एक प्ले है जो आपको ये बताता है कि कैसे मार्शियन इन्वेशन से अर्थ को सेव किया गया बिकॉज ऑफ वन बुक एंड दैट्स व्हाई द चैप्टर इज टाइटल्ड एज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। क्लियर? अब इस पूरे चैप्टर में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में जो ऑब्वियसली एक जो अकेली ह्यूमन बीइंग है यानी ओनली वन ह्यूमन बीइंग और अर्थलिंग दैट इज हिस्टोरियन, जो कि हमें इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले आके वेलकम करती हैं, सॉर्ट ऑफ एक ओवरव्यू देती हैं एंड ऑल्सो एट द एंड हमें बताती हैं कि व्हाट हैपेंड आफ्टर मार्शियन इन्वेशन वाज ड्रॉप्ड। क्लियर? देन जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनमें जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है थिंक टैंक, हु इज कमांडर इन चीफ ऑफ मार्स, दैट इज द रूलर ऑफ द प्लैनेट, एंड ऑल्सो उनके जो अप्रेंटिस हैं वो है नूडल, जिनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। क्योंकि दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो थिंक टैंक है डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा अपने प्राइड में रहते हैं, उनको अपने बारे में ऐसा लगता है कि ही इज द बेस्ट, ही इज द ओनली वन हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द यूनिवर्स। और इसी वजह से और ऑल्सो बिकॉज उनके बहुत बड़ा बलन शेप ब्रेन है तो उनको लगता है इतना बड़ा ब्रेन है तो मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। बट नूडल जो है वो एक्चुअली में इंटेलिजेंट है बट कभी भी ऐसे शो ऑफ नहीं करते, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते और बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही काइंडली एंड पोलाइटली वो अपने सजेशंस रखते हैं किसके सामने, अपने रूलर यानी कि जो कि कौन है, कमांडर इन चीफ, जिसका नाम है थिंक टैंक। तो डेफिनेटली इस पूरे चैप्टर में हम ये देखते हैं कि नूडल और थिंक टैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस है कैरेक्टर वाइज, बट ऑल्सो यहाँ पर हमें ये सब चीजें इसलिए भी ध्यान में रखनी है क्योंकि हमें कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं ये प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। देन हमें पता चलता है कि जो बाकी के तीन कैरेक्टर्स हैं वो एक डिफरेंट क्रू या डिफरेंट टीम जिसे भेजा गया है ऑन अर्थ ताकि वो बता सके कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो ये जो तीन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है, दैट इज कैप्टन ओमेगा, देन इज लेफ्टिनेंट आयोटा एंड देन इज सर्जेंट ऊप। तो इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया गया इस पूरे चैप्टर में कि कैसे कैप्टन ओमेगा से ही हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज उनसे ही कम्युनिकेट की जाती है। सर्जेंट ऊप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से उनको डांट पड़ जाती है थिंक टैंक से, एंड आयोटा ऑल्सो समवेयर गिव्स डिफरेंट व्यूज, पॉइंट्स एंड ऑल। क्लियर? तो ये तीनों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि एक क्रू के पार्ट हैं जो अर्थ पे भेजे गए हैं इन अ डिफरेंट स्पेस टीम। क्लियर? अब ये पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड अ बुक विच इज मदर गूज। किस तरीके से उसमें प्रेजेंट 3 राइम्स, जिसके बारे में भी आपको इन डिटेल पता होना चाहिए कि कैसे ये 3 डिफरेंट राइम्स जो हैं वो इस पूरे अर्थ को सेव करने में हेल्प करती हैं फ्रॉम मार्शियन इन्वेशन। क्लियर? सो बिफोर वी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बिफोर वी सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हमें ये सब चीजें ध्यान में डेफिनेटली रखनी है अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स, अबाउट देयर व्यू पॉइंट्स एंड ऑल्सो हाउ दिस सिंगल बुक हेल्प्ड अर्थ सेव इटसेल्फ फ्रॉम दिस मार्शियन इन्वेशन। Clear? All right. So now very first question जो कि हमें डिस्कस करना है, it says Is think tank worth the salutation that noodle says for him? तो ये जो बिगनिंग में ऐसा होता है कि नूडल जो है एक पूरा सैल्यूटेशन बोलते हैं किसके लिए, अपने रूलर कमांडर इन चीफ थिंक टैंक के लिए। तो उसमें वो कुछ चीजें तो इंक्लूड करते हैं जैसे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, देन ही इज द मोस्ट, बोल सकते हैं मोस्ट इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड पर्सन ऑन दिस अर्थ, या फिर सबसे पावरफुल, इंटेलेक्चुअली बात तो वो खुद पूछते हैं मेरे से, मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द यूनिवर्स और ऑन दिस लैंड, ये सब चीजें वो मेंशन करते हैं। नेक्स्ट सैल्यूटेशन को फिर से मॉडिफाई करने को बोलते हैं कौन, थिंक टैंक, कि कुछ तुम भूल रहे हो, दैट वाज रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स। तो ये लाइन तो सही है बट बाकी का पूरा जो सैल्यूटेशन का पार्ट है, ग्रेट एंड माइटी, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल, वो चीज डेफिनेटली सूट नहीं करती है थिंक टैंक को। क्यों? क्योंकि थिंक टैंक ना ही बहुत पावरफुल ना ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस पूरे प्ले में थिंक टैंक कहीं पे भी इतने अच्छे सजेशंस नहीं देते, नूडल होते हैं जो अपने सजेशंस देते हैं इनडायरेक्टली, और थिंक टैंक उन सजेशंस को, उन ओपिनियंस को, अपनी एडवाइजेस बताते हुए बताते हैं क्रू को। एंड ऑल्सो एट द एंड जब उनको पता चलता है अबाउट कि हम्टी डम्टी की पिक्चर उनके जैसे दिख रही है या फिर इसमें ग्रेट फॉल की बात की गई है तो वो डर जाते हैं, और इतना डर जाते हैं कि वो खुद का प्लैनेट छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने की बात करते हैं। मार्स इन्वेशन का आइडिया जो है, जो अर्थ पे इन्वेशन का उन्होंने प्लान किया था, वो ड्रॉप कर देता है। तो कहीं से भी वो ना मोस्ट पावरफुल प्रूफ होते हैं ना ही मोस्ट इंटेलिजेंट प्रूफ होते हैं। तो डेफिनेटली पूरा जो सैल्यूटेशन है वो कहीं से कहीं तक वर्थ नहीं था जो नूडल बोलते हैं किसके लिए, थिंक टैंक के लिए। क्लियर? ऑल राइट, नाउ लेट्स रीड द आंसर।
So think tank is the commander in chief of Mars and Noodle is a trainee under think tank. तो नूडल अप्रेंटिस है थिंक टैंक के अंडर, ट्रेनी है, और जो थिंक टैंक है वो क्या है, वो है कमांडर इन चीफ या रूलर ऑफ मार्स. नूडल बोज बिफोर हिम एंड हेल्स हिज रूलर एज द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द यूनिवर्स. वो बोलते हैं कि थिंक टैंक क्या है, ग्रेट एंड माइटी बट मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर ऑन दिस यूनिवर्स. बट थिंक टैंक इज नॉट रियली इंटेलिजेंट, बट डेफिनेटली वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है. ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट द बुक्स प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी. जो बोलते भी हैं वो भी सैंडविच बोलते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है. तो उनको जिस प्लैनेट को इन्वेट करना है उसी के बारे में उन पर बहुत कम नॉलेज है. जैसे थिंक टैंक के अगर कॉन्ट्ररी देखें तो नूडल जो है वो सर्वेयर फिल्म्स देखते हैं, उनमें उन्होंने पता लगाया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, अर्दलिंग्स हैं, वो बुक्स को ओपन करके वॉच करते हैं. तो ये चीज़ भी तो उन्होंने की. वो सेम चीज़ किससे एक्सपेक्टेड है, थिंक टैंक से, क्योंकि उनको बोला गया है मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट पर्सन. क्लियर. बट उनको इतना भी नहीं पता होता कि वो चीज़ें क्या हैं, वो peculiar आइटम्स क्या हैं, यानी कि बुक्स हैं. He always works on the ideas of Noodle. He thinks books to be sandwiches and wants the crew to eat them. He misinterprets the nursery rhymes completely. तो पहली चीज तो वो बुक्स को सैंडविचेस बोलते हैं, वहाँ पे वो इंटेलिजेंट बिल्कुल प्रूफ नहीं होते. सेकेंडली सारी राइम्स को वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो यहाँ पे भी वो इंटेलिजेंट प्रूफ नहीं होते हैं. Silver shells and garden for him mean that the earthlings are growing metals in farm. तो पहली राइम में ये सब बातें मेंशन होती तो उनको क्या लगता है कि मेटल्स वगैरह ग्रो करते हैं कौन, earthlings in the farm. वो एक्सप्लोजिव भी ग्रो कर सकते हैं, यानी ये मिस इंटरप्रिटेशन होता है उनका अबाउट द राइम. तो ये कोई इंटेलिजेंट पर्सन डेफिनेटली नहीं करेगा. When he is read out the nursery rhyme which says Humpty Dumpty had a great fall and he observes the picture which looked exactly like him, he is terrified and plans his escape from Mars. And also वो powerful नहीं है. क्यों? क्योंकि जब उन्हें ये पता चलता है कि earthlings को पता है, मिस इंटरप्रिटेशन है, बट डेफिनेटली उनको लगता है कि अर्थलिंग्स आर अवेयर कि हम्टी डम्टी की तरह जो पिक्चर दिखता है कि ऐसे दिखते हैं थिंक टैंक, और मे बी वो लोग मार्स इन्वेशन प्लान कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ से डर जाते हैं और अपना प्लानट छोड़ने की बात कर देते हैं, इतना डर जाते हैं. तो ये कोई पावरफुल रूलर नहीं करेगा. थिंक टैंक जस्ट एडमायर्स हिमसेल्फ एंड थिंक्स दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट एज ही हैज अ बिग बलून लाइक ब्रेन, बट ही इज नॉट द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द यूनिवर्स. दस थिंक टैंक इज नॉट वर्थ द सैल्यूटेशन दैट नूडल सेज फॉर हिम. तो डेफिनेटली वो ना ही इंटेलिजेंट प्रूफ होते हैं, ना ही पावरफुल प्रूफ होते हैं. जिस तरीके से वो एट द एंड ड्रॉप कर देते हैं अपना आइडिया, उसके लिए और कुछ नहीं सोचते कि भाई सेकंड ऑल्टरनेटिव सोचते हैं, नहीं, डर जाते हैं, खुद का प्लैनेट छोड़ने की बात करते हैं, कहीं माइल्स 100 मिलियन माइल्स दूर चले जाते हैं. तो इससे बिल्कुल प्रूफ होता है कि ये दोनों क्वालिटीज उनमें एग्जिस्ट नहीं करती. सो दिस सैल्यूटेशन इज नॉट एट ऑल वर्थ फॉर थिंक टैंक. क्लियर. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A book helped in preventing a catastrophe. Justify, यानी कि एक ब्लंडर, डिजास्टर होने से रोक लिया एक बुक ने. जस्टिफाई करना है, बहुत इजी है. पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे एक बुक विच इज ओल्ड डस्टी बुक मदर गूस कैसे अर्थ को सेव करती है फ्रॉम मार्शियन इन्वेशन. दिस इज वेरी वेल टोल्ड इन दिस कंप्लीट प्ले. तो हमें यही बताना है कि कैसे ये बुक के बारे में, कि कैसे वो पहुंचते हैं लाइब्रेरी में, जो क्रू है, जो स्पेस टीम है, वहाँ पे उनको बहुत सारे आफ्टर मेकिंग मैनी केसेस एंड ऑल्सो टेकिंग हेल्प फ्रॉम नूडल सजेशंस, उसके बाद दे कम टू अ व्यू कि जो अर्थलिंग्स हैं वो बुक खोलकर उसको देखते हैं, पढ़ते हैं. तो जब बुक्स में राइम्स जो हैं तीनों वो राइम्स पढ़ी जाती हैं, ओमेगा, आयोटा एंड देन सर्जनूम के बाद, तो उसमें क्या होता है, ये जो थिंक टैंक है वो डर जाते हैं, एक मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं ऑफ दीज राइम्स, और उसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि भाई मार्शियन इन्वेशन का जो प्लान है वो ड्रॉप करना पड़ेगा, और खुद भी मार्स छोड़ के चले जाते हैं. तो ये पूरा जो कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर हो सकता था मार्शियन इन्वेशन, इतनी बड़ी बात से कौन सेव करता है, एक बुक. तो डेफिनेटली एक जस्टिफाइड स्टेटमेंट है. क्लियर. ऑलराइट, लेट्स रीड द आंसर. Books have a solution to every problem. It has answers for every puzzle. Book help to avoid Earth from Martian invasion. तो डेफिनेटली बुक्स जो हैं बहुत हेल्पफुल हैं, उनमें हर एक चीज़ का आंसर होता है, आपको बहुत से सोल्यूशंस मिल जाते हैं बुक पढ़ के. एंड ऑल्सो कोई भी पजल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो हम बुक पढ़ के उसे सॉल्व कर लेते हैं. वैसे ही बुक ने अर्थ को मार्शियन इन्वेशन से भी सेव किया. इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, आपको जैसा लिखना हो, द हिस्टोरियन वेलकम्स द ऑडियंस इन द 25th century. She tells the audience that the 20th century was known as the era of the books, as books teach people how to, when to, where to and why to. They illustrate, educate, punctuate and even decorate the life of the people. तो बिगिनिंग में ही हिस्टोरियन जो है बुक्स की बात कर देती हैं, कैसे 20th century को era of the book कहा गया है, क्योंकि बुक्स जो है वो कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ये हर एक चीज़ का आंसर देते हैं. एंड ऑल्सो बुक्स जो है वो एडुकेट करते हैं, हेल्प करते हैं टू डेकोरेट लाइफ ऑफ पीपल, टू पंचुएट एंड ऑल्सो इलस्ट्रेट.
The book Mother Goose saved the Earth from Martian invasion. When think tank decided to invade planet Earth, the book titled as Mother Goose saves the Earth from the Martian invasion. तो डेफिनेटली जो बुक है Mother Goose वही हेल्प करती है अर्थ को सेव करने से फ्रॉम मार्शियन इन्वेशन, जो कि एक डिजास्टर हो सकता था. तो डेफिनेटली ये जो लाइन दी हुई है वो यहाँ पे प्रूफ होती है. इट्स जस्टिफाइड दैट हाउ अ बुक सेव्ड द अर्थ, और हाउ अ बुक कैन डेफिनेटली अवॉइड अ बिग कैटास्ट्रोफे और अ डिजास्टर. क्लियर? ऑलराइट. When Martians tried to decode the meaning of the rhyme in the book they found in the library, they misunderstood the meaning of the poems and got frightened of them. Definitely जो भी poems होती हैं इसमें mention उसको misinterpret करते हैं और उसकी वजह से think tank बहुत डर जाते हैं, frightened हो जाते हैं and he decides to drop his plan. तो इसकी वजह से यानी कि book की वजह से ही वो अर्थ को invade करने का plan drop करते हैं. तो Martian invasion से अर्थ safe होता है because of this particular book. In the third rhyme, the picture of Humpty Dumpty was same as the commander-in-chief, Think Tank. Think Tank misinterpreted that Earthlings are aware of him and are going to invade Mars. He got frightened and dropped the idea of invading Earth, asked his space team to leave Earth as soon as possible, evacuated the Mars and headed over to Alpha Centauri. Thus, a book helped in preventing a catastrophe. तो क्या होता है बुक की वजह से? जैसे ही थर्ड राइम मिसइंटरप्रेट होती है, पिक्चर वगैरह देख लेते हैं वो अपने जैसा दिखने वाला, इसके बाद वो इतने डर जाते हैं कि वो पूरी टीम को बोलते हैं अर्थ को खाली करने के लिए, कोई ट्रेसेस नहीं भेजना, खुद अपने लिए स्पेस कैप्सूल मंगाते हैं कि मुझे एस्केप करना है. 100 माइल्स अवे चले जाते हैं फ्रॉम मार्स टू अल्फा सेंचुरी एंड ऑल्सो मार्स को पूरा तरीके से इवैक्यूएट या खाली करने का ऑर्डर दे देते हैं. तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ऑल बिकॉज ऑफ अ बुक दैट इज मदर गूस. तो येस, अ सिंगल बुक और अ बुक हेल्प टू अवॉइड और जस्ट गेट रिड ऑफ दिस कैटास्ट्रोफे. क्लियर? ऑल राइट. Next question is compare the characters of Apprentice and the Commander in चीफ, यानी नूडल और थिंक टैंक जो हैं उनके कैरेक्टर्स को कंपेयर करना है. तो डेफिनेटली हमको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों के ही कैरेक्टर्स बहुत कंट्रास्टिंग हैं, ऑपोजिट हैं. कैसे? अगर हम बात करें कमांडर इन चीफ की, तो वो कौन है? थिंक टैंक. उनको लगता है वो सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे माइटी हैं, उनको सिर्फ अपनी तारीफ सुननी है, उनको अच्छा लगता है ये बोलते हुए कि ये मेरा आइडिया है, मैंने सोचा है, बल्कि वो होते नूडल के आइडियाज़ हैं. एंड ऑल्सो उनका जो ये बिग बलून शेप्ड ब्रेन है उसकी वजह से उनको इतना प्राउड है, उनको लगता है ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एंड ऑल्सो ही लुक्स वेरी हैंडसम. तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं. एंड नूडल कैसे है? टोटली कॉन्ट्रास्टिंग. उनमें ये क्वालिटीज़ हैं बट वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते, कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि मेरा आइडिया है, मैं बताता हूँ क्रू को क्या करना है, मुझे ऐसा मिला है सजेशन, ऐसा वैसा नहीं. नूडल जो है वो हर एक सजेशन बड़े ही पोलाइटली, बड़े ही काइंडली देते हैं अपने रूलर को, कभी उन्हें ऑफेंड नहीं करते. एंड ऑल्सो वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते कि ये सारे सजेशंस मेरे हैं, या फिर कभी गुस्सा हो गए हो कि मेरे सजेशंस कैसे बता रहे हैं थिंक टैंक टीम को अपना बोलते हुए. तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं दोनों के. इसी की वजह से एट द एंड नूडल रिप्लेस कर देते हैं किसको? थिंक टैंक को एज कमांडर इन चीफ, बिकॉज ही एक्चुअली डिजर्व्ड टू बी द वन. ही इज द वन हु इज ग्रेट एंड माइटी, ही इज द वन हु इज वेरी इंटेलिजेंट, not at all think tank. Clear? All right, let's read the answer. So the answer says the apprentice Noodle and the commander-in-chief Think Tank have contrasting characters. Think Tank likes to be called the great and the mighty. He is the ruler of Mars but has no intelligence. Ruler कौन होता है? जिसको हर एक चीज़ का पता हो रहा है, जिसमें वो पावर हो, बट वो दोनों ही चीज़ें नहीं होती किसमें? Think Tank में. He admires himself in the mirror and considers himself as the most fantastically and intellectually gifted being in the universe. उनके हिसाब से बहुत सबसे ज़्यादा gifted person अगर कोई है तो वो वही हैं. He likes to give commands to his people. He has very less knowledge about the place he wants to invade. Also he wants to invade planet Earth. तो उनको सबसे ज़्यादा information होनी चाहिए about this, तभी वो decision ले. But उनको उसके बारे में भी कोई information नहीं है. He thinks books to be sandwiches. He is wrong about everything. He likes to pass on others' ideas as his own. तो वो हमेशा हर एक चीज़ के लिए गलत ही होता है, उनको खुद का आइडिया कभी होता नहीं है. एक आइडिया उन्होंने दिया वो भी सैंडविच का, बाकी सारे आइडियाज़ नूडल्स के हैं, वाइटामिन की बात नूडल की है, तो सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं वो भी क्या होती है? गलत. तो डेफिनेटली थिंक टैंक के जो व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, वो कभी ऐसे प्रूफ नहीं करते कि वो बिल्कुल डिजर्व करते हो इस पोजीशन को, दैट इज कमांडर इन चीफ और रूलर ऑफ मार्स. सो दिस इज समथिंग जो कि हम कैरेक्टर बता सकते हैं ऑफ थिंक टैंक. क्लियर? ऑल राइट. He is a coward who simply boasts about his power as he gets frightened after reading the third rhyme and chose to run away. Also वो powerful नहीं है, एक रूलर हमेशा डट के खड़ा रहता है, but he is not at all powerful. He is a coward, डरपोक है वो. क्यों? क्योंकि जैसे ही उनको लगता है कि हम्टी डम्टी की जो पिक्चर है उनके जैसी है, वो जो है डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं एक तो इन्वेशन को भी रोक देते हैं एंड ऑल्सो वो उस प्लानट को, अपने खुद के प्लानट मार्स से ही भागने की कोशिश करते हैं. On the other hand, Noodle, his apprentice, is very clever and wise. He corrects the mistakes of the ruler
ruler very politely. He is very clever, very smart, very intelligent. He is the one who is fantastically gifted being, बट ही नेवर शोज ऑफ. क्लियर. एंड ऑल्सो जिस तरीके से वो पोलाइटली, बहुत ही क्लेवरली अपने ओपिनियंस रखते हैं, अपनी एडवाइजेस देते हैं किसको, अपने रूलर या कमांडर इन चीफ को, वो भी बहुत कमेंडेबल है. He never takes credit for his ideas, but he offers them to the ruler very gently. कभी नहीं बोलते वो कि मेरा आइडिया है. He never wants the credit. He just wants कि right information पहुंच जाए to the ruler ताकि वो टीम को right information दे. He never argues with think tank when he conveys his idea as his own to his crew members. तो जब think tank जो है वो कभी भी crew members को अपना बताते हुए आइडिया जो है कन्वे करते हैं, कभी भी नूडल उस चीज़ पे आर्ग्यू नहीं करते. As Noodle is the one who has all the qualities of a good ruler, he replaces think tank as commander-in-chief of Mars in 25th century. And also Noodle deserve करते थे, उनमें real qualities हैं जो कि commander-in-chief में होनी चाहिए, इसीलिए at the end in 25th century वो जो है commander-in-chief की position ले लेते हैं and he replaces think tank. तो this is how दोनों के characters क्या हैं, बिल्कुल opposite, बिल्कुल contrasting. Clear? All right. Next question is pride as a fall. Justify the statement with reference to the lesson, the book that saved the earth. अगर किसी में बहुत घमंड होता है, देखो खुद के लिए प्राउड फील करना एक अलग चीज़ है, प्राइड होना बहुत अलग चीज़ है. प्राउड फील करना यानी खुश होना कि हाँ मैं कुछ हूँ. प्राइड यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है. तो प्राइड जो है हमेशा क्या करता है, मिसफॉर्च्यून्स लेके आता है, हमेशा गलत चीज़ें लेके आता है लाइफ में, उसकी वजह से कभी कुछ अच्छा नहीं होता. तो डेफिनेटली यू हैव अ फॉल इफ़ यू आर हैविंग दैट प्राइड ऑन यू. तो वो प्राइड घमंड जो है वो हमेशा गिरता है. दैट इज समथिंग वी हैव ऑल्सो सीन इन दिस पर्टिकुलर प्ले. हाउ थिंक टैंक एडमायर्ड हिमसेल्फ, हाउ ही वॉज लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड. बट क्या होता है, एट द एंड उनका प्लान भी खत्म, ड्रॉप करना पड़ता है उनको. एंड ऑल्सो ही इज नॉट प्रूव्ड टू बी द राइट रूलर और द राइट कमांडर इन चीफ फॉर मार्स एंड ही हैज टू लीव हिज ओन प्लैनेट. तो इसी की वजह से क्या होता है, देयर इज अ फॉल बिकॉज ऑफ हिज प्राइड. क्योंकि अगर वो इस प्राइड में ना होते तो वो सोच पाते कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे नूडल करते हैं. तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, शायद वो अपने मोटिव में सक्सेसफुल होते. क्लियर? ऑल राइट. So the answer says pride causes one to think that one is snobbish to others. Pride की वजह से हमें क्या लगता है कि हम सबसे ज़्यादा superior हैं. Snobbish यानी सबसे बेहतर. Clear? Whenever pride manifests, there begins one's misfortunes. जब भी pride आ जाता है ना किसी में, तभी से क्या होता है, misfortunes यानी कि wrong चीज़ों की लाइफ में एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है. The same happened with think tank. Martian's space team reached in a library. Think tank was their boss. Think tank was very proud of his big hair and considered himself as the most intelligent and powerful being in the universe. Same चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है. Think tank में भी बहुत प्राउड है. क्यों है? क्योंकि उनको लगता है he is the most intelligent and most good looking and also most wise person on this universe. He thought that he was the wisest person on Mars. Nobody could disobey him or even dare to speak against him. He never had his own opinions and conveyed Noodle's ideas as his. He misinterpreted the rhymes in a complete verbal manner. तो जिस तरीके से वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको घमंड है अपने ऊपर, उनमें बड़ी क्वालिटीज़ हैं, उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट देखने को मिलता है कि भले उनको ऐसा लगता है कि he keeps admiring himself, he is the best, he is the best, but he is not. What he is actually he is always trying to बोल सकते हैं कॉपी दी आइडियाज़ ऑफ नूडल, या फिर वो हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे आइडियाज़ हैं जो कि नूडल्स के आइडियाज़ होते हैं और वो बताते हैं अपनी टीम को. तो इसकी वजह से क्या प्रूफ होता है कि डेफिनेटली उनमें क्वालिटीज़ तो नहीं थी, बस एक ही चीज़ थी, वो थी कि वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करते थे. The rhyme mistress Mary made him ponder over the discovery of the earth. From the poem Diddle Diddle, he was more alarmed, and from the poem Humpty Dumpty, he was so frightened that he decided to leave his planet Mars and run away to Alpha Centauri. कैसे उनका फॉल होता है वो हमें प्रूफ करना है. तो राइम्स जो है उसको वो मिस इंटरप्रेट करते हैं हमेशा. पहली राइम से उनको लगता है कि भाई कितना एक्सप्लोजिव वगैरह ग्रो कर सकते हैं. सेकंड राइम से उनको लगता है कि कितने ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए हैं. थर्ड राइम से उनको लगता है कि ये तो मेरे को जानते हैं और मार्स इन्वेशन करने वाले हैं, और इसकी वजह से एट द एंड वो डिसाइड करते हैं आइडिया भी ड्रॉप करना और अपने प्लैनेट को ही छोड़ के चले जाना. Thus, Think Tank always kept admiring himself and his big balloon-shaped brain. As a result, his pride leads him to drop his plan and also leave his own planet. और इसकी वजह से उनका जो घमंड है, वो जो अपने आप को एडमायर करते रहते हैं, उसी में वो सोचने की क्षमता कम हो जाती है. He is not able to think or take the right decision and decides to leave his own planet and go 100 miles away from the planet he used to live. And this is how he had a great fall. Clear? All right. नेक्स्ट इज गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल. तो नूडल की हम ऑलरेडी बहुत सी क्वालिटीज डिस्कस कर चुके हैं, वही हमें इस आंसर में मेंशन करना है. कैसे वो रियल वाइस, रियल इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत क्लेवर हैं, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं अपने कमांडर इन चीफ को, कभी डिसओबे नहीं करते, और ही इज़ द वन हु इज़ रियली द बेस्ट मार्शियन जो कि हम पूरे प्ले में देखते हैं. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स रीड द आंसर.
So Noodle is the apprentice of think tank, the commander in chief of Mars. He is the one coordinating with the space team sent to Earth. तो वो क्या है, वो इंट्रोडक्शन आपको देना है. सबसे पहले वो अप्रेंटिस है, एक लर्नर है, एक ट्रेनी है अंडर थिंक टैंक, और वो जो है हमेशा वही कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विद द स्पेस टीम. ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड काम मार्शियन. बहुत इंटेलिजेंट है बट उसके साथ साथ बहुत काम भी है, क्योंकि बहुत ही आराम से हर एक चीज़ ऑब्जर्व करते हुए बहुत प्यार से अपना सजेशन रखते हैं. ही सपोर्ट्स एंड हेल्प्स थिंक टैंक इन एवरी मैनर. ही इज़ नॉट लाइक कि थिंक टैंक को कुछ नहीं आता तो मैं क्यों हेल्प करूँ. हमेशा सपोर्ट करते हैं कमांडर इन चीफ को. He is a very clever creature. He knows that think tank being commander in chief has to be obeyed. और हमें उनको हमेशा ये चीज़ ध्यान में है कि वो कमांडर इन चीफ है, तो मुझे ऐसे नहीं बोलना कि मेरे पास आइडिया है, मेरा आइडिया सही है. वो बहुत पोलाइटली और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली जो है अपने आइडियाज़ रखते हैं. So he keeps on praising think tank and also advises him the right things. हमेशा बोलते हैं ना his brilliance, I have this idea. तो हमेशा प्रेस करते करते फिर अपना आइडिया रखते हैं ताकि think tank ऑफेंड भी ना हो और उनका आइडिया भी वहाँ तक पहुँच जाए. It is only Noodles who thinks practically and differently about the books which were considered as sandwiches to eat. सिर्फ नूडल हैं जो कि क्या करते हैं, बाकी की तरह वो सेम चीज़ नहीं रखते अपने दिमाग में कि हाँ ये सैंडविचेस हैं या फिर इनको खा सकते हैं. वो कुछ अलग सोचने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ नूडल्स नहीं, इट इज नूडल्स, सॉरी द नेम इज नूडल. तो ओनली ही इज द वन हु हैज़ दैट विजडम टू थिंक एंड पॉन्डर कि हाँ भाई कुछ तो डिफरेंट है और ये सैंडविचेस तो डेफिनेटली नहीं है. He is the one who remembered about the vitamins. Also कि स्पेस में केमिकल डिपार्टमेंट में vitamins दिए इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए. ये चीज़ थिंक टैंक के दिमाग में आनी चाहिए, बट किसके दिमाग में आती है, नूडल के. तो नूडल इज द वन जो कि रिकॉल कर पाते हैं या रिमेंबर कर पाते हैं इस चीज़ को. Noodle is never sad about the fact that think tank takes his ideas and portrays them as his own. कभी भी सैड नहीं हुए कि हाँ मेरे आइडियाज़ जो हैं वो खुद के आइडियाज़ बताते हैं. कभी सैड नहीं हुए. ऐसा नहीं था कि एक आइडिया देने के बाद उन्होंने आइडिया देना बंद कर दिया. नहीं, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वॉज द वन जो कि रियल मार्शियन था, बिकॉज वो अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, वो अपनी टीम के बारे में सोच रहे थे. Thus Noodle is a very nice apprentice. He respects his commander and also obeys him. The way he gives his suggestions to think tank without offending him is commendable. तो एट द एंड बोल सकते हो बिल्कुल परफेक्ट अप्रेंटिस हैं, क्योंकि ओबे करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने बॉस को. कभी भी बिल्कुल इम्पोलाइट नहीं हुए, बहुत पोलाइटली, बहुत जेन्युइनली सॉल्व करते हैं इश्यूज. एंड ऑल्सो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसा लग रहा हो हमको कि कोई सजेशन से थिंक टैंक ऑफेंड हो गए हो, तो विदाउट ऑफेंडिंग थिंक टैंक जैसे रूलर को अपने सजेशंस देना इज वेरी कमेंडेबल. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज 3 rhymes frightened थिंक टैंक जस्टिफाई. क्या करना है, तीनों राइम्स में क्या क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग, वो सब बताना है. तो हमें पता है कि इस पूरे प्ले में जैसे ही लाइब्रेरी में पहुंचती है टीम और इनको समझ आता है कि भाई यहाँ पे कुछ तो पिक्यूलियर से आइटम्स हैं. सबसे पहले थिंक टैंक को लगता है ये सैंडविच है, बट जैसे ही सर्जेंट ऊप इसको खाते हैं इनको समझ आता है कि कुछ अजीब है, यानी इतना स्ट्रेंज डाइट कैसे हो सकता है. बट ऑब्वियसली नूडल इज देयर, सेवियर है वो. तो नूडल जो है वो इनको समझाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वैसे कम्युनिकेट करते हैं. तो नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं कि ईयर कम्युनिकेशन है तो सुनने की कोशिश करो, बट ऑब्वियसली कुछ सुनाई नहीं देता. तो नूडल फिर अपना सजेशन देते हैं कि मैंने देखा है इन द मूवीज कि जो अर्थलिंग्स होते हैं वो बुक्स को ओपन करके उसको वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. सेम चीज़ फिर क्या करते हैं, थिंक टैंक अपने ही वर्ड्स में बोल देते हैं कि हाँ ये मेरा सोचना था कि दीज आर नॉट मेंट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर मेंट फॉर आई कम्युनिकेशन. और इस चीज़ पे वो फिर बोलते हैं किसको, अपनी टीम को या कैप्टन ओमेगा को कि एक बुक मुझे दिख रही है बड़ी सी कलरफुल, उस बुक को उठाओ और उसमें डिकोड करने की कोशिश करो या फिर बताओ मुझे क्या मेंशन है. तो कैप्टन ओमेगा जो बुक उठाती है वो क्या है, मदर गूस, जिसका टाइटल क्या है, मदर गूस. राइमिंग बुक है, नर्सरी राइम बुक है. और उसमें वो बोलते हैं कि भाई इसमें कुछ कोड्स हैं. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड करता है किसको, थिंक टैंक को. तो थिंक टैंक इज लाइक कि डेसिफर द कोड या ट्रांसक्राइब द कोड, आई वांट टू नो व्हाट इज रिटन इन इट. तो यहाँ पे ये जो होते हैं कैप्टन ओमेगा, देन आयोटा, देन सर्जेंट ऊप, ये एक एक राइम पढ़ते हैं. सबसे पहली राइम जैसे ही पढ़ते हैं तो उसमें उनको ऐसा लगता है थिंक टैंक को कि मे बी अर्थलिंग्स एक्सप्लोजिव्स भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो सिल्वर शेल्स ये सब चीज़ें ग्रो कर रहे हैं. सेकेंड राइम जैसे ही वो सुनते हैं बाय लेफ्टिनेंट आयोटा, उनको लगता है कि अर्थलिंग्स बड़े सिविलाइज्ड हो गए हैं, उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को बहुत कुछ सिखा दिया है, डॉग्स के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है. एंड ऑल्सो उनको लगता है मे बी वो लोग इंटरप्लेनेटरी अटैक प्लान कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी काउस की बात होती है कि वो मून पे पहुंच गए. नेक्स्ट राइम जब वो सुनते हैं किससे,
सर्जेंट ऊप से, तो उस राइम में एक पिक्चर होता है दैट इज ऑफ हम्टी डम्टी। तो वो पिक्चर देख के और हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल से वो ये मिस इंटरप्रेट करते हैं कि इस जो अर्थलिंग्स हैं वो मुझे जानते हैं और कभी भी वो मार्स को अटैक करने वाले हैं एंड ऑल्सो मुझे भी कैप्चर कर लेंगे। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं एक तो अपना इन्वेशन ड्रॉप करना प्लान, एंड ऑल्सो वही अपने प्लानट को छोड़कर डिसाइड करते हैं कि मैं अपना प्लानट छोड़कर 100 मिलियन माइल्स जो है दूर चला जाऊंगा अल्फा सेंचुराई पे। तो इससे क्या होता है, ये तीनों ही राइम्स की वजह से वो धीरे धीरे डरते जाते हैं, अलार्मिंग होती जाती है उनके साथ सिचुएशन, और इसीलिए ये 3 राइम्स जो हैं वही फ्राइटन करती हैं थिंक टैंक को, एंड दैट इज वेरी वेरी जस्टिफाइड इन दिस play. Clear? All right, let's read the answer. So when Think Tank became aware about the fact that Earthlings opened the book and read them, he told his space team to pick a book kept in the library and observe it. तो वो खुद चूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर बुक है, उसको उठाओ और उसको फिर पढ़ो. Captain Omega picks up the old dusty book of nursery rhymes that was titled as Mother Goose and starts observing it. After swallowing vitamins, the crew members start reading the rhymes in the book. The rhymes are misinterpreted as threats by थिंक टैंक. तो डेफिनेटली वो बहुत फ्राइटनिंग होती हैं ये राइम्स. कैसे? क्योंकि ये राइम्स को वो मिस इंटरप्रेट करते हैं और फिर वो क्या सोचते हैं कि इसकी वजह से उनको भी एक खतरा है एंड ऑल्सो मार्स को भी खतरा है. तो ये सब जो राइम्स होती हैं वो कैसे फ्राइटनिंग है, अब हम वो बताएंगे इन दिस आंसर. सो आफ्टर लिसनिंग टू द फर्स्ट राइम मिस्ट्रेस मैरी, थिंक टैंक कंक्लूडेड दैट अर्थलिंग्स हैड डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. तो सबसे पहली चीज उनको फर्स्ट राइम से क्या लगती है कि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि कैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग कंबाइन कर सकते हैं कौन? अर्थलिंग्स. ही थिंक्स दैट अर्थलिंग्स कैन ग्रो एक्सप्लोजिव्स और अर्थलिंग्स जो है वो एक्सप्लोजिव्स भी ग्रो कर सकते हैं, उनको ये भी लगता है. तो ये थोड़ा थोड़ा डर उनमें बोल सकते हो इनिशिएट करता है. क्लियर? देन जैसे ही वो सेकेंड राइम सुनते हैं दैट इज हे डिडल डिडल, मेक्स थिंक टैंक थिंक दैट अकॉर्डिंग टू हिम अर्थलिंग्स हैव सिविलाइज्ड अप टू द लेवल दैट इवन देयर पेट्स वर एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस. फिर उनको लगता है कि इतने ज़्यादा सिविलाइज, इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं कि उनके पेट्स को भी इमोशंस बताना आता है, जैसे कि उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर है डॉग्स में. The line that a cow jumped a moon made Think Tank think that Earthlings might be launching an interplanetary attack on millions of cows. फिर नेक्स्ट उनको जो लाइन होती है कि बहुत सारे cows are there on the moon, तो वो इस चीज़ से सोचते हैं मे बी बहुत जल्द इंटरप्लेनेटरी अटैक होने वाला है. This made Think Tank so much afraid that he again reminded Noodle of not invading the earth. और उस दिन के लिए वो इन्वेशन को रोक देते हैं आफ्टर सेकेंड राइम itself, कि बस उस दिन के लिए तो होल्ड ऑन करो. तो थोड़ा बहुत डर और ज़्यादा इनिशिएट नहीं कंटिन्यू हुआ और एडअप होता गया. The third rhyme, Humpty Dumpty, wherein Humpty had a great fall and its picture that resembled him and made him to think that it is the threat for him एंड हिज प्लैनेट मार्स. और फिर जो नेक्स्ट राइम होती है वो इनको इस तरीके से फोर्स कर देती है सोचने पे कि ये जो पोएम है उसमें जो पिक्चर है और हैड अ ग्रेट फॉल लाइन है, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है किसके लिए? उनके लिए भी और प्लैनेट मार्स के लिए भी. तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, एट द एंड डिसाइड करते हैं कि कैसे उनको प्लैनेट छोड़कर अल्फा सेंचुराई पे शिफ्ट हो जाना चाहिए. He got so scared that he dropped the idea of invading Earth and decided to escape to Alpha Centauri. He asked his team to leave the planet Earth and drop the idea of invading Earth. खुद भी डिसीजन ले लेते हैं कि चले जाएंगे, इन्वेशन को ड्रॉप कर देते हैं, नहीं करते हैं, एंड ऑल्सो अपनी टीम को बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी अर्थ को खाली करके चले जाओ. Thus the 3 rhymes frightened Think Tank and saved. Justify the title of the play, the book that saved the earth. अब हमें टाइटल जैसे जस्टिफाई करना हो तो पहले आपको पता होना चाहिए टाइटल जस्टिफाइड कैसे होता है. तो अगर आपका पूरा जो टाइटल है बुक का वो या तो किसी मेन कैरेक्टर की बात कर रहा हो या फिर किसी थीम की बात कर रहा हो या मेन मैसेज की बात कर रहा हो चैप्टर से, तो वो एक अप्रोप्रिएट टाइटल है. अब इसमें टाइटल क्या है? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. और हमें पूरे प्ले में यही दिखाया गया है कैसे मदर गूज नाम की एक ओल्ड डस्टी बुक जो है वो अर्थ को सेव करती है फ्रॉम मार्शियन इन्वेशन. तो ये बुक क्या करती है? सेव करती है अर्थ को. तो डेफिनेटली पूरा जो टाइटल है वो बहुत ही ब्यूटिफुली एप्ट है एंड ऑल्सो इट इज जस्टिफाइड. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स रीड द आंसर. सो अ टाइटल इज एन अप्रोप्रिएट वन if it justifies the theme and idea of the story. A title should revolve around the main character or the theme of the story. In the play The Book That Saved the Earth, a book of nursery rhymes of Mother Goose is responsible for saving the planet Earth from Martian invasion. तो definitely अगर कोई टाइटल जस्टिफाइड होगा या अप्रोप्रिएट होगा वो तभी होगा जब वो मेन कैरेक्टर या थीम या एटलीस्ट मेन प्लॉट के अराउंड जो है रिवॉल्व करता हो. सेम चीज इस प्ले में दिखती है कि कैसे एक बुक है जिसका नाम है मदर गूज, वो अर्थ को मार्शियन इन्वेशन से सेव करती है. Think Tank, the commander-in-chief of Mars, plans to invade Earth before lunch and sends his space team to get more information about the Earthlings. अब कैसे ये बुक save करती है अर्थ को from Martian invasion वो हमें बताना है.
So the team enters a library but they can't figure out what the place is and what are the strange items present there. तो वो लाइब्रेरी पहुंचती है टीम, पर उनको समझ नहीं आता कि ये चीज़ें क्या हैं. After many guesses and with the help of the suggestions of Noodle, Think Tank orders his team to pick the book which is titled as Mother Goose. तो बहुत guesses के बाद कि ये सैंडविच है, ये ईयर कम्युनिकेशन डिवाइस है, या आई कम्युनिकेशन डिवाइस है, ऐसे ऐसे डिस्कशंस करने के बाद वो जो है क्या बोलते हैं अपनी टीम को कि एक बुक पकड़ो, और वो बुक बता भी देते हैं वो जो कि होती है मदर गूज, और उसे ऑब्जर्व करो. Mother goes and asks them to decipher the code. वो बोलते हैं भाई कोड बताओ या ट्रांसक्राइब करो इसमें क्या लिखा है. After the team takes the vitamins which increase their intelligence, they read the rhymes from Mother Goose. Think Tank misinterprets the rhymes, takes them as threats to him and Mars. Scared, he asks Noodle to prepare a space capsule for him to escape. तो वो धीरे धीरे राइम्स पढ़ते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसइंटरप्रेट कर लेते हैं राइम्स को और डर जाते हैं. इसकी वजह से वो ये डिसीजन लेते हैं कि अपनी टीम को बोलते हैं, नूडल को बोलते हैं स्पेसिफिकली, मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो जिससे मैं यहाँ से escape हो जाऊँ. He drops the idea of invading and escapes to Alpha Centauri, 100 million miles away from Mars. Thus, the book Mother Goose was responsible for stopping the Martian invasion of Earth. So definitely this book is the one which is responsible, और at the end इस book की वजह से ही Martian invasion रुकता है. तो हमें क्या पता चलता है इससे कि हाँ बिल्कुल definitely ये टाइटल क्या है, apt है. The title, The Book That Saved the Earth, reflects the theme of the play, so it is an appropriate title. तो definitely वो theme of the play बता रहा है, इसीलिए it's an appropriate title. Clear? तो इस तरीके से आप justify कर रहे हो पूरी स्टोरी से, वही pointers mention किए आपने जहाँ पे book बता रही है कि हाँ book ही है जिसने अर्थ को सेव किया है, तो टाइटल जो है वो बिल्कुल perfectly given है. Clear? All right. Next question is, who is Think Tank? Why was a space team sent to Earth and what happens at the end? तो थिंक टैंक क्या है, कमांडर इन चीफ है और वो जो है रूलर है मार्स के, बहुत ज़्यादा उनको अपने ऊपर घमंड है, अपने आप को एडमायर करते हैं, एक्स शेप्ड पर्सनालिटी है, बहुत बड़ा बिग बलून शेप ब्रेन है, और वो जो है कभी भी राइट डिसीजन नहीं ले पाते, राइट सोच नहीं पाते कि क्या वो चीज़ें हैं अर्थ पे, वो बुक्स हैं या क्या हैं. तो डेफिनेटली वो सिर्फ बोलने के लिए अपने आप को सोचते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल या माइटी हैं, बट डेफिनेटली ही इज़ नॉट द वन. स्पेस टीम क्यों भेजी गई थी? क्योंकि ये मार्स इन्वेशन अर्थ पे मार्शियन इन्वेशन के बारे में प्लान कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अर्थ के बारे में. होता क्या है वो ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन दी आंसर, सो लेट्स रीड दी कंप्लीट आंसर. So Think Tank is the commander-in-chief of the Mars Space Control Room. He has a huge egg-shaped head. He wears a long robe decorated with stars and circles. His apprentice Noodle starts beside him at a switchboard. तो कैसे beginning होती है, कैसे वो दिखते हैं और उनके जो apprentice जो Noodle हैं वो कैसे उनके बगल में खड़े हैं वो हमने बता दिया. Now Think Tank wants to invade the planet Earth. He has already sent a manned spacecraft to the Earth. वो already भेज चुके हैं अपना spacecraft. Think Tank wanted to know about the planet Earth and thus sends his team to Earth. और वो जानना चाहते हैं planet Earth के बारे में जितना भी वो जान सकते हैं और इसीलिए अपनी टीम को वहाँ पर भेजते हैं. His team reaches the library, but there they are not able to understand what are the strange things present there. That is the books in the library. Obviously उनकी टीम तो पहुँच जाती है, but वो भी समझ नहीं पाते कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो क्या हैं. After making many guesses, they try to decode the book titled Mother Goose. होता क्या है at the end? बार बार बहुत सारे guesses होते हैं, नूडल के आइडियाज यूज करते हैं और उसके बाद एक बुक चूज करते हैं कौन? थिंक टैंक, और उसको डेसिफर या फिर डिकोड करने की कोशिश करती है उनकी टीम. It was a book of nursery rhymes. The rhymes in the book are misinterpreted by Think Tank and it makes him to drop the idea of invading the Earth. And thus it is saved from Martian invasion. और क्या होता है at the end? वो जो है उन बुक्स में जो भी राइम्स होती हैं उससे डर जाते हैं और उसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि मैं ये आइडिया ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं मार्शियन इन्वेशन नहीं करूंगा और खुद भी मार्स छोड़कर चले जाते हैं. तो इस तरीके से अर्थ जो है वो सेफ हो जाती है. तो क्या पूछा था, क्यों टीम भेजी वो बता दिया, थिंक टैंक क्या है वो बता दिया, और कैसे क्या होता है आगे वो भी हमने लिमिटेड वर्ड्स में बता दिया. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ. तो यहाँ पे वो क्या क्या सोचते हैं थिंक टैंक या फिर नूडल जो सजेशन देते हैं उसके बेसिस पे वो क्या क्या बोलते हैं अपनी टीम को, वो सब बताना है. तो थिंक टैंक सबसे पहले सोचते हैं कि क्योंकि ये कवर है या फिर मेन स्टेपल डाइट होता है क्या सैंडविच अर्थलिंग्स का, तो ये बुक भी क्या है सैंडविच. सेकेंडली नूडल की बात सुनकर वो बोलते हैं कि ये क्या है, एक ईयर कम्युनिकेशन डिवाइस. एंड थर्ड जब वापस से नूडल का ही सजेशन लेते हुए बोलते हैं कि ये क्या है, एक आई कम्युनिकेशन डिवाइस. तो इस तरीके से ये तीन उनके गेसेस होते हैं कि क्या ये चीजें होंगी. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स रीड द आंसर. Think Tank is commander in chief of Mars. He has sent his space team to Earth. When he asks his apprentice Noodle to connect with the crew, he finds out that the team is in a room where there are a lot of strange things.
As the team is not able to identify what exactly they are, they think that think tank is the one who can help them with it. तो क्योंकि वो जैसे ही उनको पता चलता है कि उनकी टीम पहुंच चुकी है कहाँ पर, इस पर्टिकुलर प्लेस में जो कि एक लाइब्रेरी है, और उनको समझ नहीं आता कि ये आइटम्स क्या हैं, तो कैप्टन ओमेगा जो है वो ये सजेशन देती हैं कि हम थिंक टैंक से पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको डेफिनेटली पता होगा कि ये चीज़ें क्या हैं. Think Tank, after observing the books, tells the team that it is sandwich, a staple diet of earthlings. तो सबसे पहले वो क्या गेस करते हैं कि ये जो है एक स्टेपल डाइट है, एक रूटीन फूड है किसका, अर्थलिंग्स का, और उसे हम कहते हैं सैंडविच. He makes guesses that the place is the kind of crude refreshment stand. और जगह देख के उनको लगता है कि ये कोई crude refreshment stand होगी अर्थ पे. Later, when Sergeant Oop eats a book, he does not finds it to be tasty. वो सर्जेंट ऊप को ये बोलते हैं इसको खा के देखो, और फाइनली जब वो खाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कैसे विदाउट वाटर कोई स्वैलो कर सकता है इतनी ड्राई चीज को. तो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होता है, नूडल के दिमाग में कोई आइडिया आता है. लेट्स रीड इट. So Noodle gives the suggestion to Think Tank and he conveys it as his own idea and tells the crew that books are communication devices. तो Noodle क्या करते हैं, वो अपना सजेशन जैसे ही देते हैं किसको, Think Tank को, तो Think Tank अपनी बात ऐसा बताते हैं क्रू को या अपनी टीम को कि मेरा सजेशन है, और ये बोलते हैं कि ये सैंडविचेस नहीं है, ये क्या है, ये ear communication devices हैं, and orders the team to hear if they can get to hear in information from the device. और बोलते हैं कि सुनने की कोशिश करो इन बुक्स को या इन चीज़ों को, ताकि क्या पता तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिले. When the team is not able to hear anything from the books, Noodle again gives the suggestion that the Earthlings open and watch the books. फिर Noodle को एक और बार एक इन्फॉर्मेशन आती है दिमाग में, और वो बोलते हैं किससे, थिंक टैंक से, कि मे बी उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स या अर्थलिंग्स बुक को खोलकर ऑब्जर्व करते हैं, सुनने की कोशिश नहीं करते हैं. So Think Tank orders the crew that the sandwiches are not for ear communication, they are for आई कम्युनिकेशन. तो लास्ट गेस क्या होता है कि ये ईयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं है, ये क्या है, आई कम्युनिकेशन डिवाइसेस. और यहीं पे आपको एंड कर देना आंसर. क्यों? क्योंकि आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि क्या वो डिफरेंट गेसेस थे जो कि थिंक टैंक बनाते हैं अबाउट दीज बुक्स. सो दस दीज वर द डिफरेंट गेसेस मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी. क्लियर? ऑलराइट. Next question is, half knowledge is dangerous. Justify with reference to the play The Book That Saved the Earth. या फिर यही क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, what is the theme or moral message of the play The Book That Saved the Earth. तो यही है वो कि हाफ नॉलेज क्या होता है, डेंजरस. इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं देते, बल्कि कभी कभी बहुत बड़े डिजास्टर्स ले आते हैं लाइफ में. जैसे कि थिंक टैंक की लाइफ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है, बेचारे को अपना प्लानट छोड़कर जाना पड़ता है, all because of his half knowledge. Clear? All right, let's justify this title. So it is rightly said that incomplete knowledge can lead to disasters. So definitely incomplete knowledge जो है वो हमेशा disasters पे lead करता है, या तो कोई result ही नहीं मिलता, या मिलता भी है तो वो positive नहीं होता, बहुत ही बड़ा negative result होता है. Half knowledge can never help to achieve success. Suppose a person is giving instructions to make a device and he is able to give only half of the instructions. देखो support करने के लिए कुछ ना कुछ example देना पड़ेगा. तो यहाँ हम अगर ये बोल रहे हैं कि definitely half knowledge या फिर incomplete information disasters पे lead करती है, तो कैसे support करोगे? With a different example. Obviously describe नहीं करना है, but कुछ lines बोल सकते हो. जैसे कि अगर कोई person device बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई instructions दे रहा है कि कैसे एक particular device बनती है, और वो सिर्फ हाफ ऑफ द इंस्ट्रक्शंस देगा, तो क्या डिवाइस बनेगी कंप्लीटली? नहीं, बल्कि ऐसी डिवाइस बनेगी जिसकी वजह से कुछ उल्टा हो सकता है, कुछ डिजास्टरस हो सकता है. So then the device will not be useful and will have several malfunctions. Definitely बहुत technical issues या malfunctions होंगे किसमें, उस particular device में. Similarly, if we are able to apply knowledge to any kind of task, we can have self-contentment and get results. Otherwise, it will lead to the results or a disaster. तो क्या होता है, अगर आप ही सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन देते हो तो क्या होगा, या तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा या फिर कोई डिजास्टरस सिचुएशन आ जाएगी. बट अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन देते हो, पूरा अपना नॉलेज अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली सेल्फ कंटेंट भी रहोगे, सेटिस्फाइड भी रहोगे, और एक अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा. This is very well illustrated in the play The Book That Saved the Earth. In the play, the Martians had to suffer due to half knowledge of their commander-in-chief, that is Think Tank. तो डेफिनेटली इस पूरे प्ले में बहुत ही अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट किया गया इस लाइफ को कि कैसे कमांडर इन चीफ थिंक टैंक का हाफ नॉलेज या इनकम्प्लीट नॉलेज जो होता है अबाउट एवरीथिंग, उसकी वजह से इन सबको मार्च छोड़ के जाना पड़ता है, और इतने एफर्ट्स जो लगा रही थी उनकी टीम वो सब कुछ वेस्ट जाते हैं. क्लियर? ऑल राइट.
They had the mission to invade the earth, but due to incomplete knowledge, think tank misinterprets the nursery rhyme book and drops the idea of Martian invasion on earth. तो वो अपना आइडिया क्यों ड्रॉप कर देते हैं? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती राइम्स, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उनकी इनकम्प्लीट नॉलेज है, या तो उनको पता होना चाहिए कि मैं शायद गलत समझ रहा हूँ, या फिर वो पूरी तरीके से जानते राइम्स को। तो इसकी वजह से, क्योंकि वो बीच में है, हाफ नॉलेज है उनको, इसलिए वो जो है अपना ड्रॉप भी कर देते हैं आइडिया, एंड ऑल्सो वो अपना प्लानट छोड़ के भी चले जाते हैं। If Think Tank was aware of the complete facts about the place he was planning to invade, he would have been successful and achieved what he wanted. Definitely वो अपने मोटिव में सक्सेसफुल हो जाते अगर वो पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करते या फिर उनको कंप्लीट नॉलेज होता अबाउट द बुक्स. But because he misinterprets the meaning of the rhyme, he decides to leave his planet and go to Alpha Centauri, which is 100 million miles away from Mars. Thus, half knowledge is indeed dangerous. तो definitely half knowledge dangerous है, क्योंकि इसकी वजह से वो अपना planet छोड़ के चले जाते हैं, वो भी कहाँ, इतनी दूर, that is 100 million miles away from his planet. तो इसकी वजह से, क्योंकि उनको complete knowledge नहीं था, information नहीं थी about the different things on planet Earth, इस वजह से this is proof that it can definitely lead to disasters, or half knowledge can be dangerous. Clear? All right. So with this we come to an end of our topic, which is long answer type questions of the chapter The Book That Saved the Earth. I hope आपको हर एक question जो है वो clear हुआ है. You are clear with how you have to present the answers and also what different things can be asked from this particular chapter. Now in the next video we'll meet very soon with the next topic. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you.